मूवी की शुरुआत में हम एक एडवोकेट को देखते हैं जिसका नाम डायलन होता है और वो एक कॉलेज में चीफ गेस्ट बन के आया है। इसके बाद वो अपनी स्पीच देकर उसमें अपने बारे में बताकर सभी बच्चों को मोटिवेट करता है। उसी दौरान वो उन्हें क्राइम से रिलेटेड भी कुछ बातें बताता है। वहाँ उन स्टूडेंट्स के बीच हम वासु और निडिया को देखते हैं जो कि कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं। एडवोकेट सभी से उनके ड्रीम के बारे में पूछने लग जाता है। जवाब में वासु खड़े होकर अपने ड्रीम के बारे में एडवोकेट को बताने लग जाता है। कहता है कि उसका सपना है एक एजेंसी स्टार्ट करने का जिसमें वो उन बेगुनाह लोगों को जेल से आजाद करवाने का काम करेगा जो कि इनोसेंट होते हुए भी जेल में है और उन बेचारों को किसी और की गलती के लिए जेल में डाल दिया गया है। उसके बाद वासु ये भी बताता है कि उसको ये आइडिया कहाँ से आया। वो अमेरिका की एक एजेंसी का नाम बताता है जिसका नाम होता है इनोसेंट और उसका काम भी यही है बेगुनाह लोगों को जेल से बाहर निकालना। फिर वासु एक एग्जांपल के लिए इंडिया में 1983 में हुए एक केस के बारे में बताता है जहां एक बार एक औरत का मर्डर हो जाता है और जब वहां पर पुलिस मर्डर को नहीं पकड़ पाती तो वो एक इनोसेंट आदमी को पकड़कर जेल में डाल देती है और फिर उसे काफी मारती भी है। उसके बाद पुलिस उसे टॉर्चर करती है कि तुम्हें ये कहना है कि मरी हुई औरत तुम्हारी पत्नी थी और तुमने उसका कत्ल किया। पुलिस के टॉर्चर करने से वो आदमी एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने ही मर्डर किया, पर जब पुलिस उसको कोर्ट में लेकर जाती है तभी वहां पर उस आदमी की रियल वाइफ आ जाती है जिसको देखकर सभी हैरान हो जाते हैं और अगर इसकी वाइफ का इसने मर्डर कर दिया था तो ये औरत कौन है, सभी यही सवाल पूछने लग जाते हैं। एंड तब सभी के सामने सच आ जाता है कि वो आदमी इनोसेंट है और उसने कुछ नहीं किया और जबरदस्ती पुलिस ने केस सॉल्व करने के लिए उस आदमी को इसमें फंसा दिया है। अब वासु आगे कहता है कि ऐसे कई सारे केसेस हैं पूरी इंडिया में जहां पर इनोसेंट लोगों को जेल में डाल दिया गया है। वासु कहता है कि मैं ऐसी ही एजेंसी को स्टार्ट करना चाहता हूं। वासु के इस आइडिया को सुन के एडवोकेट उसको काफी अप्रिशिएट भी करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें फ्यूचर में कभी जरूरत हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। आगे हम देखते हैं कि वासु और निडिया मिलकर फाइंडर एजेंसी नाम की एक एजेंसी स्टार्ट करते हैं जिसका काम जेल में फंसे इनोसेंट लोगों को बाहर निकालना होता है और इनकी एजेंसी में इनके फ्रेंड्स भी होते हैं जो कि इनके केस सॉल्व करने में काफी मदद भी करते हैं। धीरे धीरे उनकी एजेंसी का काम काफी अच्छा चल रहा होता है और ये इनके पास आया हुआ केस भी सॉल्व कर लेते हैं। आगे हम देखते हैं कि पायल नाम की एक लड़की है जो न्यूज़पेपर पर देखती है, तभी उसे वासु की एजेंसी के बारे में पता चलता है। पायल सीधे वासु को कॉल कर देती है। वो उसे बताती है कि उसके डैड जेल में है जिसका नाम पीटर है और वो उनको जेल से बाहर निकलवाना चाहती है क्योंकि पायल जानती थी कि उसके डैड इनोसेंट है। अब ये सुनकर वासु पायल को अपनी एजेंसी में बुलाता है और यहाँ पर हमको पता चलता है कि पायल की फैमिली में उसके डैड जिनका नाम पीटर है, उसकी मॉम और उसका मामा जिसका नाम रायन होता है, ये सभी रहा करते थे। लेकिन 2014 में ही एक केस की वजह से रायन और पीटर को जेल हो गई। आगे हम देखते हैं कि पायल वासु की एजेंसी में आती है जहाँ वो वासु से मिलती है और वासु के पूछने पर बताती है कि उसके डैड जेल में कैसे कैसे गए, क्या क्या हुआ था। एक्चुअली पीटर एक बार एक फ्रॉड एजेंसी में अपने पैसे डाल देता है क्योंकि उन्हें कहा गया था कि कुछ दिनों में उनके पैसे डबल होंगे और तब उनको मिलेंगे और पीटर के कहने पर बाकी गांव वालों ने भी उस एजेंसी में अपने पैसे डाल दिए थे ये उम्मीद से कि उनके पैसे भी डबल हो जाएंगे। पर कुछ दिनों के बाद पता चला कि वो एजेंसी तो फ्रॉड थी और वो एजेंसी वाले सबके पैसे लेकर भाग गए थे। ये सुनकर पीटर को काफी बड़ा सदमा लगता है जिसके बाद सभी गांव वाले पीटर के घर पर आकर चिल्लाने लग जाते हैं और कहने लगते हैं कि अब तुम हमारे पैसे वापस लौटाओगे क्योंकि पीटर के कहने पर ही गांव वालों ने उस एजेंसी में पैसे दिए थे। पीटर भी गांव वालों से कहता है कि मैं तुम सबके पैसे जरूर लौटा दूंगा, बस मुझे कुछ दिनों का टाइम दे दो। पीटर को गांव वालों के 7 लाख रुपए लौटाने थे जिसके बाद सभी गांव वाले उसकी बात मान के चले जाते हैं और उसे कुछ दिनों का टाइम दे देते हैं। आगे हम देखते हैं कि पीटर अपनी फैमिली के साथ बैठा रहता है और उस वक्त पीटर ने गांव वालों को 2 लाख रुपए दे दिए थे जिसमें 1 लाख पीटर के थे और 1 लाख रेयान के, यानी कि अब उसे सिर्फ 5 लाख और देने की जरूरत थी। आगे सब एक साथ बैठे होते हैं और वहाँ पीटर अपनी बीवी से कहता है कि हमारे पास अब एक ही रास्ता है, हमें बस 6 महीने तक जेल में रहना होगा, मतलब किसी और के गुनाह को अपने सर पर लेना होगा और 6 महीने के बाद एक एडवोकेट हमको हायर करना होगा जो हमको जेल से बाहर निकालेगा। यानी कि दोस्तों पीटर ये सोच रहा है कि अगर वो और रेयान जेल चले गए तो पैसे देने का टाइम और बढ़ जाएगा। और दोस्तों यहाँ पर एक और फायदा इनका ये होने वाला था कि अगर ये किसी और का आरोप अपने सर पर ले लेते तो इनको 5-5 लाख रुपए मिलते। तो पीटर अपनी बीवी से कहता है कि अगर हमने ये कर दिया तो वो 5 लाख रुपए हम गाँव वालों को दे सकते हैं और अपना ये कर्जा चुका लेंगे। आगे हम देखते हैं कि पीटर और रेयान मर्डर के जुर्म में जेल में चले जाते हैं, पर इनका जो एडवोकेट होता है ना वो पीटर और रेयान को जेल से निकाल नहीं पाता। अब प्रॉब्लम तो ये होती है कि एक तो पहली बात तो ये कि ये दोनों मर्डर के जुर्म में जेल में गए हैं और इनके एडवोकेट के पास अच्छा एविडेंस भी नहीं होता जिससे वो इनोसेंट साबित हो पाए। इसी वजह से एडवोकेट इन दोनों को निकाल नहीं पाता बाहर। अब ये सुनने के बाद पायल से वासु को पता चलता है कि पीटर एक काउंसलर के मर्डर के जुर्म में ही अंदर गया है और ये बात पायल और उसकी माँ को तब पता चलती है जब वो उस एडवोकेट के पास जाते हैं जो कि पीटर के केस को संभाल रहा था और उससे उन्हें पता चलता है कि दोनों एक काउंसलर के मर्डर के केस में ही अंदर गए हैं। लेकिन अब आप सोचेंगे कि वो आदमी कौन था जिसने पीटर और रेयान को पैसे का लालच देकर जेल भिजवाया। यानी कि दोस्तों वो तीसरा आदमी जिसने इन दोनों को जेल जाने के लिए कहा और पैसे का लालच भी दिया, हो सकता है वही मर्डर हो। खैर इस बारे में जल्दी पता चल जाएगा कि वो आदमी कौन है। अब ये खबर सुनकर कि पीटर मर्डर केस में जेल में है और उसका बाहर आना मुश्किल है, ये सुनकर पायल और उसकी माँ दोनों ही आत्महत्या करने की कोशिश करते हैं, पर इसमें पायल की माँ मर जाती है। वहीं दूसरी तरफ एक गाँव का आदमी पायल को बचा लेता है। पायल अब वासु को बताती है कि उसके मामा रेयान की मौत उसी जेल में हो चुकी है और किसी बीमारी की वजह से उनकी मौत हुई थी जो कि करीब 2017 में हुई थी और अब पायल को चिंता है कि कहीं उसके पिता की भी मौत न हो जाए, इसलिए पायल चाहती है कि वासु उसके पिता को जेल से बाहर निकलवाए। जिसके बाद हम देखते हैं कि वासु और निडिया पायल के केस से रिलेटेड कुछ डिटेल्स को निकालने लग जाते हैं। फिर वासु निडिया के साथ पायल के गांव में जाता है जहां उन्हें गांव वालों से भी कुछ खास जानकारी नहीं मिलती क्योंकि गांव वालों को कोई भी केस से रिलेटेड कुछ ज्यादा पता नहीं होता। इसके बाद वासु निडिया के साथ उस काउंसलर के यहाँ पर जाता है जहाँ उनको एक कार मैकेनिक के बारे में पता चलता है जो उन्हें बताता है कि जब काउंसलर का किडनैप हुआ था तो मैंने ये सब कुछ होते हुए देखा था। वो कहता है कि 2 जनों ने मिलकर काउंसलर का किडनैप किया था और वो उनको ऑटो में बैठा कर लेकर गए। उन दोनों में से एक रेयान भी था और दूसरे आदमी का चेहरा मैं देख नहीं पाया। अब दोस्तों दूसरे आदमी के बारे में तो इस मैकेनिक को कुछ नहीं पता, लेकिन वो श्योर है कि उसने किडनैप करते हुए रेयान को जरूर देखा था, जिससे ये तो पता चल जाता है कि रेयान का काउंसलर को किडनैप करने में जरूर कोई ना कोई हाथ था, लेकिन पीटर शायद इनोसेंट था। इसी बीच वासु और निडिया वहाँ के पुलिस के पास जाते हैं जहाँ पुलिस ऑफिसर से उनको पता चलता है कि एक दिन काउंसलर की वाइफ और उनके घर के पास का मैकेनिक पुलिस के पास काउंसलर की किडनैपिंग की कंप्लेंट लिखवाने आते हैं। जिसके बाद पुलिस के काफी ढूंढने के बाद भी काउंसलर नहीं मिलता। आगे पुलिस ऑफिसर बताता है कि फिर 2 दिन के बाद हमारे पास पीटर और रेयान आए और उन्होंने जुर्म कबूल कर लिया कि उन्होंने ही काउंसलर का किडनैप करके उसको मार दिया। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने काउंसलर की बॉडी को समुद्र में कहीं फेंक दिया है, जिस वजह से काउंसलर की डेड बॉडी का कुछ पता नहीं चला। आगे वासु और निडिया काउंसलर की पत्नी के पास जाते हैं जो कि काफी अमीर होती है और लग्जरियस लाइफ जी रही होती है। जब काउंसलर की वाइफ को ये पता चलता है कि वासु और निडिया उनके पति के केस से रिलेटेड कुछ पूछताछ करने आए हैं तो वो उन्हें कोई भी जवाब देने से मना कर देती है और दोनों को वहाँ से जाने को कहती है। इससे दोस्तों इन दोनों को काउंसलर की वाइफ पर शक होता है, लेकिन फिर भी उनको वहाँ से जाना
ही पड़ता है। अब वासु और निडिया पीटर के एडवोकेट के पास जाते हैं। वही एडवोकेट जो पीटर और रेयान को 2014 के केस में छुड़ाने वाला था। जहां उन्हें एडवोकेट बताता है कि एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ बैठा था तो उसी रात पीटर और रेयान उसके पास आए और तब उन्होंने उससे अपने मर्डर केस के बारे में बताया और कहा कि उन्हें कैसे भी करके कोर्ट से बचा लें जिससे ज्यादा सजा न मिले उनको। आगे कोर्ट में एडवोकेट रेयान और पीटर का केस लड़ता है, लेकिन ये एक मर्डर केस था और एडवोकेट के पास ज्यादा सबूत नहीं थे तो रेयान और पीटर को बचाना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ तक कि रेयान और पीटर ने पुलिस ऑफिसर को भी बोल दिया था कि हमने ही मर्डर किया है और दोस्तों इसलिए जेल भी उन्हें हो जाती है। हालांकि एडवोकेट का काम था कि उन्हें बस 6 महीने तक की सजा हो, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं रहता और दोनों को मर्डर के लिए उम्र कैद की सजा हो जाती है। अब यहाँ से भी दोस्तों वासु और निडिया को मर्डर के बारे में कुछ पता नहीं चलता और इसलिए वो चले जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि वासु और निडिया पीटर के पास जाते हैं जो कि जेल में होता है। वहीं पीटर से पता चलता है कि फ्रॉड होने के बाद जब वो पूरे दिन परेशान रहा करता था, वो यही सोचता रहता था कि वो गांव वालों के पैसे कैसे लौटाएगा। तो तभी रियान एक दिन पीटर के पास आया और पीटर से कहा कि उसके पास एक रास्ता है। जिसके बाद रियान पीटर को गुरु से मिलाता है, जहां गुरु पीटर और रियान को बताता है कि देखो तुम्हें पुलिस से बस ये कहना है कि काउंसलर का मर्डर हमने किया है, तुम दोनों ने मतलब खुद को फंसाना है और इस काम के लिए तुम्हें 5-5 लाख रुपए मिलेंगे। साथ ही तुम्हें ज्यादा सजा नहीं मिलेगी क्योंकि काउंसलर की डेड बॉडी नहीं मिल रही है, इसलिए शायद जज भी केस को जल्दी बंद कर दे। पीटर बहुत भोला होता है और वो गुरु की बात में आ जाता है। तब हमें ये भी पता चलता है कि ये रियान के लिए एक आम बात थी। वो कई बार पैसे लेकर किसी और के क्राइम के बदले जेल में गया था और इसी तरह वो पैसे कमाया करता था। जिसके बाद गुरु पीटर और रियान को ये भी बताता है कि तुम्हें पुलिस को ये बताना है कि कैसे तुमने काउंसलर को किडनैप किया और फिर उसकी बॉडी को समुद्र में फेंक दिया। यहाँ पर हमको पता चलता है कि गुरु काउंसलर के मर्डर में शामिल था, पर ये नहीं पता कि गुरु ने काउंसलर का मर्डर किया है। पर ये बात तो फिक्स है कि गुरु उस मर्डर को जानता है जिसने काउंसलर को मारा है। उसी के बिहाफ पर गुरु एक बकरे को ढूंढ रहा था जो कि मर्डर का इल्जाम अपने सर पर ले ले, और ये बकरे होते हैं पीटर और रियान। लेकिन तो वो आदमी है कौन जिसने काउंसलर को मारा है और गुरु से ये कहा है कि तुम बस बकरों को ढूंढो जो इस मर्डर का इल्जाम खुद पर ले ले। तो यहाँ पर ये तो साफ है कि वो आदमी जिसने गुरु से ऐसा कहा होगा वो श्योरली गुरु का ही बॉस होगा, इसलिए उसने गुरु को ऑर्डर दिया और गुरु उसके लिए काम करता होगा। लेकिन वो बॉस है कौन इसके बारे में बस 2 मिनट में पता चल जाएगा। अब वासु और निडिया फिर से काउंसलर की बीवी के पास जाते हैं, जहाँ इस बार भी उसकी बीवी कुछ बताने से राजी नहीं होती। लेकिन जब वासु उसको धमकी देता है कि तुम हमारे सवालों के जवाब नहीं दोगी तो हम तुम पर केस कर देंगे, तब काउंसलर की बीवी उनके सवालों के जवाब देने के लिए मान जाती है। जहाँ वासु उसको पहला सवाल ये पूछता है कि हम कैसे मान लें कि तुमने अपने पति का मर्डर नहीं किया, तुम तो उसके मरने के इतने साल के बाद भी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही हो। जिस पर वो बताती है कि ये पैसे मेरे पति के ही है और एक तरह से मेरे ही है, तो मैं अपने पति को क्यों मारूंगी, जो कि दोस्तों सही बात भी होती है। तब वासु अगला क्वेश्चन पूछता है कि तुम ये बताओ काउंसलर ज्यादा समय कहाँ रहा करता था, मतलब कहाँ जाया करता था। उसकी वाइफ जवाब देती है कि वो ज्यादा समय एक रुद्र योगी नाम के मठ में जाया करता था, वहाँ मठ पर साधु वगैरह सभी रहते थे। ये जानकर वासु और निडिया उस मठ के बारे में और पता लगाते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि मठ के कुछ काले राज भी हैं। उनको पता चलता है कि मठ में 2014 में एक रेड हुई थी जिसमें ढेरों ब्लैक मनी मिला था, यानी कि मठ में ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का काम किया जाता था। तभी इनको पता चलता है कि वो ब्लैक मनी भीमा नाम के एक बहुत बड़े लैंड माफिया का पैसा था। इन्हें उसी दौरान ये भी पता चलता है कि गुरु भीमा के लिए काम करता है और भीमा ही गुरु का बॉस है, यानी कि भीमा ने ही काउंसलर को मारा होगा या मरवाया होगा। लेकिन भीमा काउंसलर को क्यों मरवाएगा, जबकि उस वक्त काउंसलर और भीमा अच्छे दोस्त थे? तो इसका जवाब जल्द पता चल जाएगा। अब वासु और निडिया को पता चलता है कि भीमा ने 10 साल पहले उसी मर्डर के समय अपने घर के साइड वाला प्लॉट 3 गुना ज्यादा पैसों की कीमत पर खरीदा था। लेकिन कोई 3 गुना ज्यादा पैसे के लिए प्लॉट क्यों खरीदेगा, यानी कि प्लॉट में कुछ तो गड़बड़ी है। यही सोचकर वासु ये प्लॉट वाली बात पुलिस ऑफिसर को बताता है, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर प्लॉट में खुदाई करवाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक इंसान का कंकाल यानी कि स्केलेटन मिलता है और अब आप सोचेंगे कि शायद ये स्केलेटन काउंसलर का ही है जिसे भीमा ने मार दिया था। लेकिन स्केलेटन के रिसर्च करने पर पता चलता है कि ये स्केलेटन काउंसलर का नहीं बल्कि भीमा के पिता का है। हो गए ना दोस्तों आप कंफ्यूज? तो चलिए इस बारे में खुद भीमा से जानते हैं कि वो क्या कहता है। अब ऑफिसर भीमा को अरेस्ट करके कोर्ट लेकर जाते हैं, जहाँ वासु अपने एडवोकेट फ्रेंड दालन को इस केस को लड़ने के लिए बुलाता है ताकि दालन पीटर की तरफ से इस केस को लड़ पाए, क्योंकि वासु का मानना है कि पीटर नहीं भीमा उस मर्डर का गुनहगार था जिसके लिए पीटर जेल गया था। जहाँ फाइनली कोर्ट में भीमा को सच बताना ही पड़ता है और तब हमको पता चलता है कि 2014 में हुआ क्या था। तो असल में हुआ यह था कि काउंसलर और भीमा दोस्त थे और काउंसलर को ये बात पता थी कि भीमा के पास बहुत सारा ब्लैक मनी है, लेकिन वो सोच रहा होता है कि भीमा उस ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे कर रहा है। तभी उसको पता चलता है कि भीमा उन पैसों को मठ में भेजता है, जहाँ से मठ का स्वामी उसे अपने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में भेजकर उन पैसों को व्हाइट कर देता है। अब ये जानकर काउंसलर के मन में लालच आ जाता है और वो अपने कनेक्शंस में बड़े बड़े ऑफिसर को इस बारे में बताता है, जहाँ वो ऑफिसर्स उससे वादा करते हैं कि हम जब वहाँ रेड मारेंगे और हमें जो पैसे मिलेंगे उसका 10% हम तुम्हें देंगे और बाकी 90% खुद रख लेंगे। आगे होता भी ऐसा ही है और 10% पैसे काउंसलर के पास आ जाते हैं। अब इस रेड से हुए नुकसान की वजह से भीमा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और सोचने लगता है कि कैसे इन बड़े ऑफिसर्स तक ये बात पहुंची होगी। तब उसको याद आता है कि कुछ दिनों पहले काउंसलर उससे पूछ रहा था कि तुम कैसे ब्लैक मनी को व्हाइट करते हो, जिससे भीमा समझ जाता है कि काउंसलर को उसके मठ का सच पता चल गया होगा और उसने अपने कनेक्शंस लगवाकर वहां पर रेड मरवा दी होगी। इसके बाद भीमा ने गुस्से में काउंसलर को गुरु और रेयान की मदद से किडनैप करवाया और उसको मार दिया। अब भीमा को कैसे भी काउंसलर की बॉडी को छुपाना था, इसलिए उसने उस बॉडी को आगे जाकर बड़ी चालाकी से शमशान घाट में गुरु की मदद से जला दिया। और उस वक्त शमशान घाट में जो लोग भी भीमा को पहचानते थे उन लोगों ने भीमा से पूछा कि आप किसको यहाँ पर जला रहे हैं, तो उस पर भीमा ने बिना सोचे डर में ये जवाब दे दिया, मेरे पिताजी चल बसे, उनको हार्ट अटैक से मौत हो गई है और मैं इनका अंतिम संस्कार करने यहाँ पर आया हूँ। ये कहकर भीमा फंस जाता है क्योंकि उसके पिता तो अभी भी जिंदा रहते हैं, इसीलिए आगे उसका सच सामने ना आ जाए, इसलिए वो गुरु की मदद से अपने पिता को जान से मार देता है और उन्हें अपने घर के साइड वाले प्लॉट में दफना देता है। यहाँ से भीमा को ये भी डर होता है कि शायद अगर इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्शन हुआ तो सभी को पता चल जाएगा कि यहाँ पर किसी की डेड बॉडी दफना रखी है और वो फंस जाएगा। इसी वजह से भीमा ने 3 गुना पैसों में उस प्लॉट को खरीद लिया ताकि कोई इस प्लॉट पर आ ही ना पाए। और यही पूरा सच भी होता है कि भीमा ने ही काउंसलर और अपने पिता को मारा। जिसके बाद कोर्ट भीमा गुरु दोनों को उम्र कैद की सजा सुना देती है और मठ के बाबा को भी ब्लैक मनी को व्हाइट करने के लिए कुछ सालों की जेल हो जाती है। इसके बाद फाइनली पीटर की सजा होती है खत्म और उसे आजाद करवा दिया जाता है क्योंकि उसने तो कोई क्राइम किया ही नहीं था और वो तो इनोसेंट था। इस तरह वासु और निडिया इस केस को कर देते हैं